हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो ऑन एमबीबीएस इन किर्गिस्तान। मेरा नाम व्योम जायसवाल है। मेरा नाम शोभित जायसवाल है। एंड आज हम डिस्कस करेंगे आपसे सारी क्वेरीज जो किसी स्टूडेंट को होती है रिगार्डिंग एमबीबीएस इन किर्गिस्तान। तो हमारी ये जो वीडियो का पैटर्न रहेगा वो कुछ ऐसा रहेगा, जैसा जब भी कोई स्टूडेंट हमारे पास आता है काउंसलिंग के लिए तो वो हमसे क्या क्वेश्चंस पूछता है, हम उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे जितना हो सके कवर करेंगे। राइट। शोभित, एक बार आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। राइट। तो देखिए, जैसा भैया ने बताया कि जितनी भी चीजें हैं हम इस वीडियो में कवर करना की कोशिश करेंगे रिगार्डिंग एमबीबीएस इन किर्गिस्तान फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। अब देखिए, मैं बहुत सालों से किर्गिस्तान विजिट कर चुका हूँ। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी एफएमजी क्लियर कर चुके हैं, इंडिया का जो लाइसेंसिंग एग्जाम होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इनफैक्ट यूएसएमबली भी क्लियर कर चुके हैं। और क्योंकि मैं मल्टीपल टाइम्स किर्गिस्तान विजिट कर चुका हूँ तो मेरे को वहाँ की इन डेप्थ नॉलेज है और मैंने ग्राउंड लेवल पे देखा है कि बच्चों को जाने के बाद क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज में क्या फैसिलिटीज मिल रही हैं एंड कौन सी यूनिवर्सिटीज में अभी बच्चों को जाना चाहिए फॉर द 2025 मार्च इनटेक या सितंबर इनटेक। तो इस वीडियो के थ्रू हम कोशिश ये करेंगे कि सारी चीजें जो बच्चों को या पेरेंट्स को जाननी होती है अबाउट एमबीबीएस इन किर्गिस्तान वो प्रोवाइड हो जाए। तो शोभित, जैसे आपने बताया कि आपको इतना एक्सपीरियंस है, राइट, तो हम बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। चलिए, स्टूडेंट ने नीट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। राइट राइट राइट। अब बच्चे को बाहर पढ़ना जाना है, इंडिया में सीट नहीं मिल रही, तो सबसे बेसिक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है जो बच्चे को पहले देखना चाहिए टू स्टार्ट ऑफ विद? तो देखो, जैसा आपने बताया कि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिया में नीट क्वालिफाई तो कर लेते हैं। अभी 25 लाख अराउंड स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा था, लेट्स से 50% क्वालिफाई कर लेते हैं तो 12-13 लाख बच्चे हो गए। उनमें से 1 लाख बच्चों को सीट मिलती है इंडिया में, अप्रॉक्स 1 लाख से थोड़े ज्यादा होंगे। तो बाकी जो 10 to 12 लाख स्टूडेंट्स है उनका क्या? राइट। तो उनके पास ऑप्शन होता है कि बार बार नीट दें, बट हर बच्चे को अपनी कैपेबिलिटी भी पता होनी चाहिए। अब अगर आपको लगता है कि आप अगले साल भी नीट देके फिर उसी पोजीशन में पहुंच जाओगे जिस पोजीशन में आप इस साल हो, तो कोई फायदा नहीं है वेट करने का। फिर आपको अब्रॉड में डेस्टिनेशंस देखने चाहिए। मैं आपको कुछ कंट्रीज के नाम बताता हूं जो सबसे फेमस है, विच वी कैन से आर द मोस्ट फेमस एमबीबीएस अब्रॉड डेस्टिनेशंस। तो नंबर 1 तो किर्गिस्तान हो ही गया। इसके अलावा बच्चे रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, और कुछ साल पहले तक बच्चे जाते थे बांग्लादेश में भी, बट रिसेंट प्रॉब्लम्स की वजह से अभी बच्चे बांग्लादेश चूज नहीं कर रहे हैं। फिलीपींस होता था बट वहां पे एफएमजीएल रेगुलेशंस पूरे नहीं हो रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, अगर आपको कोई भी डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना है तो आपको पता होना चाहिए एफएमजीएल रेगुलेशंस, क्योंकि ये चीजों को जानने के पहले आप अगर अब्रॉड में एडमिशन ले रहे हो तो हो सकता है आपके साथ कोई स्कैम भी हो जाए। अब देखो, ये एफएमजीएल रेगुलेशंस क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जो बच्चे 2021 नवंबर के पहले एडमिशन लेते थे उनके लिए रूल्स रेगुलेशंस कंप्लीटली डिफरेंट थे। तो अब उनके लिए एक लिस्ट होती थी एंड दैट लिस्ट वाज प्रोवाइडेड बाय मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसको कहते थे एमसीआई अप्रूव्ड मेडिकल कॉलेजेस अब्रॉड। अगर आप उनमें से किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते थे तो आप इंडिया में आने के बाद यहाँ के स्क्रीन टेस्ट में बैठ सकते थे, बट एनएमसी ने एफएमजीएल रेगुलेशन से रिड्यूस करके ये सारी चीजें चेंज कर दी हैं। अब देखो, बहुत लोग आपको बोलेंगे, बहुत सारे कंसल्टेंट्स बोलेंगे, हो सकता है आप और यूट्यूब वीडियोस में भी सुन चुके हो या सुनोगे कि एनएमसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है, बट देखो एनएमसी खुद किसी को अप्रूव नहीं करता है। आप अगर एनएमसी की वेबसाइट पर जाके देखोगे तो आपको बहुत क्लियरली उन्होंने बताया हुआ है कि वो किसी भी कंट्री को या किसी भी यूनिवर्सिटी को एनएमसी अप्रूव नहीं बोलते हैं। उन्होंने क्या कर रखा है कि उन्होंने एफएमजीएल रेगुलेशंस बना रखे हैं, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट रेगुलेशंस। और जो भी बच्चा अब्रॉड जाता है वो कहीं पे भी पढ़ाई कर रहा है उसको ये सारे रूल्स रेगुलेशंस पूरे करने हैं, उसके बाद ही वो इंडिया में आके यहाँ पे लाइसेंसिंग एग्जाम में बैठ पाएगा। तो सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए कि एफएमजीएल रेगुलेशंस क्या है। राइट। अगर मैं बहुत क्विकली बताऊं तो उसमें कुछ बातें इन्होंने क्या कही हुई हैं। 54 मंथ का कोर्स होना चाहिए, मतलब 4.5 ईयर का कोर्स होना चाहिए। सेकंड, 1 ईयर की सेपरेट इंटर्नशिप होनी चाहिए आपकी। 54 मंथ्स में जो आपको क्लिनिकल ट्रेनिंग करा रहे हैं वो आपकी इंटर्नशिप में काउंट नहीं होती है। फिर उन्होंने बहुत बेसिक चीजें बोली कि इंग्लिश में पढ़ाई होनी चाहिए, आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो उसी से आपको पढ़ाई पूरी कंप्लीट करनी है, मतलब आप ट्रांसफर नहीं ले सकते। आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बोली, जहां पे भी आप जाओगे तो वहां से रजिस्ट्रेशन या डॉक्टर का लाइसेंस भी लेकर आना है। तो इन्होंने ये काफी चीजें बोली हुई है कि आपको ये सब चीजें पूरी करनी है। अगर आप ये प्रूव कर पाते हो तो आप इंडिया में आने के बाद यहाँ के लाइसेंसिंग एग्जाम में बैठ पाओगे। अब ये रूल्स रेगुलेशंस आए थे 2021 के नवंबर में। अभी तक कोई बैच पास आउट नहीं हुआ नेचुरली। 21 में अगर आप गए हो तो 6 साल का कोर्स हो चुका है, 5.5 साल का मिनिमम कोर्स है, तो बच्चे 2027 में आएंगे। तो अभी तक एनएमसी ने किसी भी कंट्री को ओके नहीं बोला है, किसी भी यूनिवर्सिटी को ओके नहीं बोला। अगर कोई भी आपको बोलता है कि एनएमसी अप्रूव्ड है, तो जब एनएमसी ही नहीं बता रही है कि कौन सी कंट्री अप्रूव्ड है तो हम लोग कैसे बता सकते हैं? राइट। तो देखो, अब एक नेचुरल चैलेंज ये आ जाता है कि आप बता रहे हो कि एनएमसी किसी भी कंट्री को, किसी भी यूनिवर्सिटी को ओके नहीं बोलता, तो हम जाए तो जाए कहां? तो अब आप क्या कर सकते हो कि जो भी ये कंट्रीज हैं, जैसे मान लो अब हम किर्गिस्तान की बात करें, अगर आप एमबीबीएस इन किर्गिस्तान पढ़ाई करना चाहते हो तो आप किर्गिस्तान की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है या फिर किर्गिस्तान की जो यूनिवर्सिटी है या जो इंडियन एम्बेसी है किर्गिस्तान में, उन्होंने अगर कोई बात बोली है तो आप वो चीज समझ सकते हो, पता कर सकते हो। तो किर्गिस्तान में जो यूनिवर्सिटीज है उन्होंने एफएमजीएल रेगुलेशंस को पढ़ के सारी यूनिवर्सिटीज ने एक रिस्पॉन्ड किया था। तो उसका एक यूनिवर्सिटी जो इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है उसके क्या रिस्पॉन्स है वो आपको स्क्रीन पे भी अब दिखा देंगे।
तो वो ये कहते हैं कि FMGL रेगुलेशंस वो फुली कंप्लाई करते हैं। तो बाकी जैसे मैंने बताया, देखो NMC तो किसी को भी ओके नहीं बोल रहा है, और वो 2027-28 तक बताएगा भी नहीं आपको। आप RTI भी फाइल करोगे, आप वहां पे जाके भी पूछोगे उनके ऑफिस में, तो भी वो आपको कोई क्लियर आंसर नहीं देंगे। तो आप खुद पे डिपेंडेंट हो, आपको खुद से सारा रिसर्च करना है, आपको ये समझना है कि यूनिवर्सिटीज या एजुकेशन मिनिस्ट्री, इंडियन एम्बेसी उस कंट्री में क्या बोल रही है। तो सबसे पहले बच्चों को FMGL रेगुलेशंस पता होने जरूरी है। इसके बिना, इससे पता करे बिना और इसे बिना समझे और खुद से सेटिस्फाई होने बिना कि जहां पे भी वो जा रहे हैं वहां पे वो रूल्स पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे, या कितने पूरे हो रहे हैं, ये बिना देखे बच्चों को अब्रॉड सबसे पहले नहीं जाना चाहिए आज के टाइम पे। तो यही आपने सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई, और आपने FMGL के मोटे मोटे सारे पॉइंट्स बता दिए विच आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनीवन टू नो बिफोर इवन चूजिंग द डेस्टिनेशन। राइट है ना, डेस्टिनेशन आप तब चूज करोगे जब आपको पॉइंट्स पता है कि कोई कंट्री या कोई कॉलेज उसको पूरा फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। राइट। अब हम इसके बाद आते हैं, आपने बताया जॉर्जिया, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ऐसे कुछ डेस्टिनेशंस हैं जो बहुत पॉपुलर है। राइट। तो आप ये बताएंगे ये किन पैरामीटर्स पे बच्चा इनमें से कोई एक कंट्री चूज करे? तो देखिए, जैसे मैंने बताया कि ये कुछ 4-5 कंट्रीज हैं जो आज के टाइम पे सबसे पॉपुलर है, और मैं ये समझता हूँ कि 90-95% जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो लेट्स से 2024 में अब्रॉड गए थे, 2025 में जाएंगे, वो 90-95% इन्हीं 4-5 कंट्रीज में जाएंगे। राइट। अब बात आती है कि इनमें से किस कंट्री को सिलेक्ट करना चाहिए। आप क्या कर सकते हो, देखो अब मैंने आपको बताया कि इंडिया के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो अभी जा रहे हैं या सिमिलरली 5-6 साल पहले गए थे, उसके भी पहले अब्रॉड में पढ़ाई करने गए थे, इन्हीं कंट्रीज में गए थे। तो ये जो बच्चे पहले से पढ़ाई करके आ चुके हैं, ग्रेजुएट होकर इंडिया में और लाइसेंसिंग एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो हम सिंपली ये देख सकते हैं कि इनका परफॉर्मेंस अलग अलग कंट्री से कैसा रहा है। एग्जैक्ट। सो अगर मैं आपको ऐसे बोलूं कि जो लाइसेंसिंग एग्जाम है इंडिया का, वो किसी एक कंट्री है, कंट्री ए, वहां से 45% बच्चे निकाल रहे हैं हर साल। कंट्री बी है जहां 35% निकाल रहे हैं, कंट्री C-D-E-F है जहां से बच्चे 20-25% पे ये एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। तो आप खुद सोचो कि आप कौन सी कंट्री में जाना प्रेफर करोगे। तो नेचुरल सी बात है, आप उस कंट्री में प्रेफर करोगे जहां ईयरली आपका रिजल्ट बेस्ट आ रहा है। राइट। तो अगर हम सारी कंट्रीज का रिकॉर्ड देखें पिछले कई सालों का, तो सबसे अच्छा इन सब में से आया है रिकॉर्ड जॉर्जिया का। तो जॉर्जिया में मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में गया भी हुआ हूँ, एंड हम वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को भेज चुके हैं। तो देखो, जॉर्जिया बहुत अच्छा डेस्टिनेशन है। एंड अगर मैं रिसेंटली बात करूँ तो कुछ ऐसा था कि जॉर्जिया का पासिंग परसेंटेज सेकंड वाली डेस्टिनेशन से 10% अप्रॉक्स ऊपर था। उसके बाद सेकंड डेस्टिनेशन थी जहाँ पे उससे 10% कम हो गया। फिर ये जो बाकी 3-4 कंट्रीज हैं, ये लगभग बराबर में रहते हैं, इनके बीच में ज्यादा फर्क नहीं रहता है। तो अगर आप बेस्ट डेस्टिनेशन देखोगे तो जॉर्जिया है। उसके बाद आप देखोगे तो रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन तीनों का पासिंग परसेंटेज लगभग बराबर रहता है। राइट। बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता है, किसी साल किर्गिस्तान ऊपर है, किसी साल कजाकिस्तान ऊपर है। तो हम ये कह सकते हैं कि देखो, किर्गिस्तान अगर आप जाना चाहते हो, या फिर आप रशिया जाना चाहते हो, कजाकिस्तान जाना चाहते हो, इनफैक्ट उज्बेकिस्तान जाना चाहते हो, तो सारी ही अच्छे डेस्टिनेशंस हैं। आपको बस ये देखना है कि आपके लिए क्या सूटेबल है। आपने जैसे बोला कि नंबर 1 पे जॉर्जिया रहता है पासिंग। जी। तो आप ये बताइए कि कोई बच्चा किर्गिस्तान क्यों जाएगा इंस्टेड ऑफ जॉर्जिया? ऐसा क्या रीजन रहता है? राइट। जो बच्चे इन जो 3-4 आपने कंट्रीज बोली, 10% कम रिजल्ट है, तब भी वहां पे जाते हैं। राइट। तो ऐसा क्यों होता है, क्या रीजन है? अगर हम बात करें, बच्चे पहली बात MBBS अब्रॉड करने क्यों जाते हैं। जो सबसे अच्छे मार्क्स लेकर आ रहे हैं बच्चे नीट में, तो उनको तो गवर्नमेंट सीट मिल जाती है, जो बिल्कुल टॉपर है। लेट्स से 50,000 सीट्स हैं गवर्नमेंट की, तो 50,000 बच्चे वहां चले गए। फिर जो प्राइवेट वाली होती है, उसमें बेसिकली आपका बजट का खेल होता है। अब अगर आप अफोर्ड कर सकते हो हाई फीस, तो आप चले जाओगे। तो होता क्या है कि देखो, जो बच्चे अब्रॉड जाते हैं वो एक लिमिटेड बजट के साथ जाते हैं। अब अगर हम बात करें जॉर्जिया की, तो जॉर्जिया में वो बच्चे जा सकते हैं जिनका बजट मिनिमम 40-50 लाख है। And that does not include your travel expenses, that does not include your personal expenses. तो आप ये मान के चलो कि 40-50 लाख रुपीस अगर आप खर्च कर सकते हो मिनिमम टू मिनिमम, जबकि जॉर्जिया की कुछ यूनिवर्सिटीज में आपका बजट 60-70 लाख तो जाएगा ही जाएगा। एक हाई बजट जिनका होता है वो बच्चे जॉर्जिया जाते हैं, और वो बहुत ही कम होते हैं। मोस्टली जो बच्चे होते हैं वो एक लिमिटेड बजट में 20-30 लाख के बजट में अब्रॉड में MBBS करना चाहते हैं। तो वैसा डेस्टिनेशन में आपको किर्गिस्तान मिलेगा। तो अगर आप ऐसा देखोगे कि एक ठीक बजट में बहुत अच्छी कंट्री हो, जहां पे बच्चे कई सालों से जा रहे हो और बहुत सारे फैक्टर्स में भी वो कंट्री अच्छी हो, तो वो आपको किर्गिस्तान मालूम पड़ेगी। और इसलिए ही बहुत सारे बच्चे किर्गिस्तान जाते हैं, क्योंकि बजट का ही बहुत ज्यादा फर्क है। तो बजट कंस्ट्रेंट वन ऑफ द मेजर रीजन होता है बच्चे को चूज करने के लिए कौन सी कंट्री में जाए। राइट। इंडिया में पढ़े या जॉर्जिया में पढ़े या किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अब देखो, इसमें वही बात है, जिसका बजट 1 CR है वो इंडिया में चला जाएगा, इंडिया में कर लेगा। जिसका 40-50 लाख है वो जॉर्जिया जा सकता है, जिसका 20-30 लाख है वो किर्गिस्तान जा सकते हैं। जबकि किर्गिस्तान में भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जिनका बजट 30-40 लाख है, इनफैक्ट 40-45 लाख भी है। तो बच्चे वहां पे जा भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि किर्गिस्तान में कम बजट वाले ही जाते हैं, बट जिनका एक लिमिटेड बजट है, जो मैक्सिमम बच्चे होते हैं, तो उनको अगर एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन चाहिए
टू स्टडी एमबीबीएस अब्रॉड, तो वो एमबीबीएस इन किर्गिस्तान से पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप ये बताएंगे कि किर्गिस्तान में कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी है इस टाइम पे? देखो किर्गिस्तान के लिए मैंने जैसा आपको बताया कि नंबर 1 एक बजट का खेल होता है यहाँ पे, है ना, कि आपका अगर बहुत ज्यादा हाई बजट होगा तो आपके पास फिर सिर्फ किर्गिस्तान में कंपटीशन नहीं होगा, फिर आपकी दूसरी कंट्रीज के साथ कंपटीशन हो जाएगा। तो देखो अगर आपका बजट 40-50 लाख है तो मैं आपको कहूंगा कि फिर आप किर्गिस्तान मत जाओ, फिर आप जाओ जॉर्जिया। तो अब हम उन यूनिवर्सिटी से ज्यादा बात करेंगे जहाँ 20-30 लाख में आपकी पढ़ाई प्लस अदर एक्सपेंसेस भी हो जाए। राइट। ठीक। तो मेरे हिसाब से देखो कुछ ऐसे चीजें हैं जो बच्चों को देखनी चाहिए। नंबर 1 की जिस भी यूनिवर्सिटी में वो जाना चाहते हैं, क्या वहां से कोई इंडियन बच्चे पास आउट हुए हैं? अच्छा, आप ग्रेजुएट हो गए तो क्या वो एफएमजी में बैठे हैं, उनको लाइसेंस मिला है कि नहीं इंडिया में, ये चीजें आप चेक करें ताकि आप बिल्कुल एकदम नई यूनिवर्सिटी में ना चले जाएं। आप ऐसा देखें कि ये 2 चीजें चेक करेंगे तो आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं जहां पे इंडियन बच्चे पढ़ाई कर चुके हैं, तो आपको थोड़ी तसल्ली वहां से मिलेगी। थर्ड, आप देखो किर्गिस्तान के लिए पर्टिकुलरली की जो यूनिवर्सिटी है वो बिश्केक में, बिश्केक इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान। सबसे अच्छी फैसिलिटीज मिल जाती है आपको कैपिटल में, आपको पॉपुलेशन ज्यादा मिलती है, आपको ट्रांसपोर्टेशन इजी मिलती है, अगर आप इंडिया से ट्रैवल करते हो तो वो क्विक हो जाता है, कम खर्चे में हो जाता है। तो आप बिश्केक में देखो। फिर बजट में देखो कि आपका बजट में वो बहुत ज्यादा हाई एक्सपेंसेस ना हो। हॉस्टल फैसिलिटी देखो कि आपको कैसे हॉस्टल मिल रहे हैं। आप देखो इंडियन मेस फैसिलिटी आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही। इसके बाद भी अगर कुछ यूनिवर्सिटी आपको एडिशनल बेनिफिट दे रही है तो आप उसके बारे में भी जानो। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2025 में जो यूनिवर्सिटी सबसे अच्छी रहने वाली है, तो मेरे ख्याल से इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर IMU बिश्केक में है। ये यूनिवर्सिटी मेरे हिसाब से इस साल सबसे अच्छी होने वाली है, क्योंकि देखो नंबर 1 इंडियन ग्रेजुएट्स हैं, नंबर 2 एफएमजी क्लियर कर चुके हैं, लाइसेंस ले चुके हैं, इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया से बच्चे हैं। बजट अगर आप पूरे 5.5 साल का देखो, 5.5 ईयर का कोर्स होता है किर्गिस्तान में, तो 25 to 30 लाख में आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। दैट इंक्लूड्स योर ट्यूशन फीस, दैट इंक्लूड्स योर हॉस्टल फीस, दैट इंक्लूड्स योर इंडियन मेस फीस फॉर 5.5 years, that will include your medical insurance, your visa extension and other admission related expenses also। तो ये सारा कुछ अगर आप टोटल करोगे तो 25 to 30 लाख के बजट में आपका IMU बिश्केक में पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी। और अगर आप बिश्केक की और यूनिवर्सिटीज देखोगे तो वहां पे बजट ज्यादा है, किसी में 35-40 लाख है, किसी में 40-45 लाख है। तो अगर आप बिश्केक की अच्छी एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटीज देखोगे जहां से बच्चे ग्रेजुएट हो चुके हैं, तो मेरे हिसाब से IMU एक अच्छे बजट में आपको मिल रहा है। बेनिफिट भी बहुत आपको देता है, जैसे कि आपके हॉस्टल, इंडियन मेस, क्लासेस सब कैंपस में। ये आपको एक बेनिफिट और देता है कि यहाँ पे आप जो इंडियन मेस और हॉस्टल की फीस है, जो कि बाकी जगह में आपको एक ही बार में देनी होती है पूरे साल की, तो यहाँ पे आप वो चीज महीने महीने में करके दे सकते हो। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मान लो कि आप किसी यूनिवर्सिटी में जाते हो जहाँ पे आपका मेस एंड हॉस्टल विद इन बिश्केक, रियल एग्जाम्पल है, 2 लाख है फॉर द ईयर, तो आप वो 2 लाख रुपए एक ही बार में दोगे। वर्सेस अगर आप IMU में जाते हो जहाँ पे अप्रोक्सीमेट 1,50,000 पड़ता है आपका ईयरली हॉस्टल एंड मेस का खर्चा, तो आप ये 1,50,000 को इन 10 मंथ्स 15,000 पर मंथ के हिसाब से दे सकते हो। तो फीस आप बहुत आराम से भी दे सकते हो यहाँ पे। तो ये तो एक बहुत अच्छी चीज हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए। राइट। क्योंकि जनरली पेरेंट्स को यही प्रॉब्लम आती है कि हम एक बार में इतना पैसा कैसे दें। राइट। तो अगर आप 10-15 हजार रुपए मंथली दे रहे हैं तो वो किसी की पॉकेट पे पिंच भी नहीं करता। एग्जैक्टली। और बच्चे को एक अच्छा कॉलेज मिल रहा है जहां से ऑलरेडी बच्चे पढ़ के आ चुके हैं इंडिया, और एग्जाम भी क्लियर कर चुके हैं, एग्जाम क्लियर भी कर चुके हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ का फीडबैक बहुत अच्छा है। एंड एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो वाइस डीन है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वो इंडियन है। राइट। तो बच्चों को बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। और भी बहुत सारी चीजें हैं इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो इसके बारे में बताने लग जाऊंगा तो लंबी वीडियो बन जाएगी बहुत ज्यादा। एक अलग वीडियो में हम आपको IMU के बहुत सारे एडवांटेजेस के बारे में बताएंगे। तो शोभित, आप बताएंगे अगर किसी स्टूडेंट को IMU में पढ़ना है तो एडमिशन प्रोसेस क्या रहता है यहाँ पे? ऑलराइट, मैं आपको ऐसे बताता हूँ कि देखो अगर आप किर्गिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, क्योंकि हम सिर्फ IMU नहीं, हम और भी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन कराते हैं, तो मोर और लेस सबका सिस्टम सेम है। राइट। आपको नंबर 1 नीट क्वालिफाई होना जरूरी है। विदाउट नीट भी आपको यूनिवर्सिटीज एडमिशन दे देंगी, बट अगर आप विदाउट नीट एडमिशन लेते हो तो आप फ्यूचर में इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे कभी भी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जाने से पहले नीट में क्वालिफाइंग मार्क्स लेके जाओ, चाहे वो करंट ईयर का हो, चाहे वो प्रीवियस उसके 2 इयर्स का भी हो। तो नीट क्वालिफाई होना आपका जरूरी है। आपके पास 10th-12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आपके पास नीट का रिजल्ट होना चाहिए, एंड अगर आपके पास पासपोर्ट है तो पासपोर्ट बेटर है, नहीं तो आधार कार्ड पे भी यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन लेटर इशू कर देती है। तो आपको इनकी स्कैन कॉपीज अपने कंसल्टेंट को देना है। जैसे कि अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हो तो इनकी स्कैन कॉपी आप हमारे को भेजोगे, हम यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन लेटर अप्लाई करके आपको एडमिशन लेटर की कॉपी प्रोवाइड कर देते हैं। इसके बाद वीजा का प्रोसेस होता है जिसमें आपको कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देने हैं, वो हम आपको लिस्ट प्रोवाइड कर देते हैं और उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे हम आपका वीजा भी लगवा देते हैं। अगर मैं बात करूं कितना टाइम लगता है, तो देखो विद इन 10 डेज भी आपका एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। बट अगर आप इन द मंथ ऑफ लेट्स से मे अप्लाई कर रहे हो तो आपका एडमिशन लेटर तो जल्दी आ जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स भी हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन आपको जाना अगर सितंबर में है तो फिर वीजा आपका सितंबर से कुछ 10-15 दिन पहले ही आपको मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मई में किया तो मई में ही हम आपको सारा कुछ करके दे देंगे। बाकी ये है कि अगर आप बिल्कुल लास्ट मोमेंट में भी आते हो, सीट्स अवेलेबल है, तो भी विद इन 10 डेज हम आपको सारा प्रोसेस कंप्लीट करके आपको यहाँ से फ्लाई करवा सकते हैं। स्टूडेंट का एडमिशन हो गया, राइट। अब वो यहाँ से कैसे पहुंचेगा कॉलेज?
ऑलराइट, तो देखो पहुंचने के लिए फ्लाइट्स तो बहुत सारी अवेलेबल है यहाँ से, बट सबसे अच्छी बात यह है, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है एमबीबीएस इन किर्गिस्तान चूज करने का स्टूडेंट्स के लिए, कि आपको दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट्स मिल जाती हैं। ओके, तो आप अगर दिल्ली से फ्लाई करते हो टुवर्ड्स बिश्केक, तो आप 3 to 3.5 आवर्स की फ्लाइट होगी डायरेक्ट, एंड वो आपको सीधे बिश्केक छोड़ देगी, और मान लो वहां से अनदर 30 मिनट्स टू 1 आवर आप अपनी यूनिवर्सिटी पहुंच जाओगे। तो बिश्केक में एडमिशन लेने का यही बहुत बड़ा फायदा है। जैसे अगर आप इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाते हो, तो आप दिल्ली से 12 बजे फ्लाई किए, 3:30 बजे इंडियन टाइम के हिसाब से आप पहुंच गए अपने बिश्केक में, आधे घंटे में आप इमिग्रेशन क्रॉस कर लिए अपना, और 1 घंटे में आप पहुंच गए, मतलब 4 to 5 आवर्स में आप अपनी यूनिवर्सिटी में। तो आपके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप चाहे किर्गिस्तान चले जाओ, चाहे आप उज्बेकिस्तान चले जाओ, चाहे आप जॉर्जिया चले जाओ, चाहे आप कजाकिस्तान चले जाओ, इन सभी कंट्रीज में डायरेक्ट फ्लाइट्स अवेलेबल हैं। एंड कहीं पे आप 3 to 4 आवर्स में पहुंच रहे हो, जॉर्जिया में 5 to 6 आवर्स में पहुंच जा रहे हो। एंड हाँ, क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट है, कम ड्यूरेशन की है, तो आपका खर्चा भी ज्यादा नहीं होता। लेट्स से 15,000 एवरेज लगा लो, आप वन साइड ट्रैवल कर सकते। अच्छा, आप कह रहे थे कि यहाँ पे हॉस्टल और मेस कॉलेज के अंदर ही है, राइट? तो आप थोड़ा सा हॉस्टल के बारे में आप पहले बताएंगे। ऑलराइट, बच्चे अब जाते हैं तो पेरेंट्स को बहुत बड़ा कंसर्न होता है सेफ्टी का। तो नंबर 1 तो किर्गिस्तान इज अ वेरी सेफ डेस्टिनेशन फॉर इंडियन स्टूडेंट्स। कोई नया डेस्टिनेशन है नहीं, बहुत सालों से बच्चे जा रहे हैं, बहुत ज्यादा नंबर में बच्चे यहाँ से ग्रेजुएट हो चुके हैं, और बहुत ही अच्छे नंबर इंडिया में लाइसेंसिंग एग्जाम क्लियर करके आज डॉक्टर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो देखो, अब अगर हम बात करें हॉस्टल्स की, तो यूनिवर्सिटी कोई सी भी हो जहाँ पे आप एडमिशन ले रहे हो, हॉस्टल आपको सब जगह प्रोवाइड हो जाता है। लेकिन अब आपको ये देखना है कि कैसे हॉस्टल्स प्रोवाइड हो रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत जगहों में क्या होता है, सिर्फ किर्गिस्तान ही नहीं, रशिया में भी और अदर कंट्रीज में भी, कि जो हॉस्टल आप चूज करते हो, तो वहां पे एक फ्लोर है। अब फ्लोर में मान लो 100 बच्चे रह रहे हैं, अब उन 100 बच्चों के लिए कॉमन वॉशरूम बाथरूम हो जाएगा। तो इसमें हाइजीन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, लाइन लग जाती है वॉशरूम के बाहर, बच्चों को बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत दिक्कतें आती हैं, और इस रीजन से बच्चे जनरली क्या करते हैं, 1 साल के तो हॉस्टल छोड़ देते हैं, फिर बहुत महंगे अपार्टमेंट्स लेके बाहर रहने लग जाते हैं। अब इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मैंने बताया बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसका एक रीजन ये भी है कि यहाँ पे 4 बच्चों का रूम होगा, सारी जगह यही होता है, कम से कम 4 बच्चे तो रहते ही हैं, लेकिन इन 4 बच्चों को अपना वॉशरूम बाथरूम कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों को हाइजीन की, वेटिंग नहीं करना पड़ता ज्यादा, तो बच्चे अपना आराम से रहते हैं, अपने वॉशरूम बाथरूम को यूज कर पाते हैं। शायद आपको सुन के हैरानी हो रही होगी, लेकिन सबसे बड़ा बच्चों का जो जाते ही फाइट हो जाता है वो हॉस्टल का ही हो जाता है, कि हॉस्टल अच्छे नहीं है, वॉशरूम अच्छे नहीं है। और लड़के तो फिर भी मैनेज कर लेते हैं कभी कभार, लड़कियों के लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आईएमयू में एक बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे हॉस्टल में 4 बच्चों का एक रूम होगा, और उन बच्चों का अपना वॉशरूम बाथरूम होगा। चलिए, आपने हॉस्टल का बताया कि हॉस्टल यहाँ पे इतना अच्छा मिल जाता है, हाइजीनिक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। राइट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, विच इज इंडियन मेस। राइट, क्या यहाँ पे इंडियन मेस है? और आप जैसे वहां पे गए, आप वहां पे रुके हुए हैं, हाँ जी, तो वहां का खाना आपको पर्सनली कैसा लगा? ऑलराइट, तो ये चीज आपने बहुत अच्छी पूछी कि मुझे कैसा लगा, क्योंकि पहला पार्ट तो बहुत इजी आंसर करना। तो देखो क्या होता है कि आप किर्गिस्तान की ज्यादातर जिस भी यूनिवर्सिटी में जाओगे, सब में इंडियन मेस की फैसिलिटी आपको मिल रही है, बट अगेन क्वालिटी वेरी करता है। कुछ यूनिवर्सिटीज में बहुत ज्यादा नंबर में स्टूडेंट्स है, बहुत ज्यादा नंबर में, तो जहाँ पे इतना ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, वहाँ पे कहीं ना कहीं क्वालिटी थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। बात करें कैसा खाना मिलता है, तो देखो सारा वेज फूड मिलता है। बहुत लोगों को डाउट होता है कि हम बहुत दूर जा रहे हैं, क्या नॉनवेज ही मिलेगा क्या वहाँ पे? वेज, हम तो प्योर वेज खाते हैं। तो आपको प्रॉपर वेज फूड मिल जाता है, रोटी सब्जी दाल चावल, है ना, इंडिया की सारी चीजें आपको मिल जाती है वहाँ पे। अब इसके लिए अगर मैं आईएमयू की बात करूं, तो इंडिया के कुक भी गए हैं वहाँ पे, मल्टीपल कुक है वहाँ पे, तो वो लोग पूरा मेंटेन करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो डेडिकेटेड टीम है यहाँ पे जो इंडियन मेस को भी देख लेती है। ऐसी आपको हर यूनिवर्सिटी में मिलेगी। अच्छा, अब ये बात करते हैं सेकंड पार्ट की, मुझे कैसा लगा। तो देखो, मैं जब भी जाता हूँ, तो क्योंकि मैं खुद वेजिटेरियन खाना खाता हूँ, कि मैं इंडियन मेस में ही यूनिवर्सिटीज के खाऊं, तो मेरे को हमेशा खाना अच्छा लगता है। मैं जब भी जाता हूँ, मुझे ये लगता है कि यार इंडिया के इतना दूर जाके भी आपको इतने अच्छी तरीके से, इतने प्यार से इंडिया का खाना मिल रहा है। खर्चा आपका बहुत ज्यादा नहीं होता है। अगर मैं अगेन आईएमयू की बात करूं, तो आप मंथली 15,000 अप्रॉक्स दे रहे हो फॉर योर हॉस्टल इन इंडियन मेस। एटलीस्ट सितंबर 2024 इनटेक में बच्चों ने इतना ही दिया था। तो इतने कम रेट में आपको रहने को भी मिल रहा है, आपको अच्छा वॉशरूम मिल रहा है, और आपको खाना भी प्रॉपर इंडियन फूड सर्व किया जा रहा है 3 times a डे। ब्रेकफास्ट लंच डिनर आपको मिलता है ऑन टाइम। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है। अब आप थोड़ा बताइए वहां पे क्लाइमेट कैसा है, क्योंकि जो बच्चे जाते हैं जनरली दिल्ली से, हाँ जी, या फॉर दैट मैटर साउथ से, हाँ, तो ज्यादा ठंड भी हर किसी को प्रॉब्लमेटिक होती है। तो बिश्केक में क्लाइमेट कैसा रहता है ईयर राउंड? बिश्केक का क्लाइमेट बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बर्फ नहीं पड़ती। आप देख लो कि नवंबर दिसंबर के अराउंड यहाँ पे बर्फ पड़नी स्टार्ट हो जाती है। आई थिंक जनवरी तक रहती है यहाँ पे। और टेम्परेचर की बात करें तो -5 -10 भी जाता है विंटर्स में, बट वो एक बहुत छोटा टाइम है पूरे साल का। होता क्या है, देखो जब माइनस का भी टेम्परेचर होता है, तो आपके जितने भी बिल्डिंग्स हैं, चाहे वो हॉस्टल हो गया, चाहे यूनिवर्सिटी हो गया, चाहे कोई कैफे मॉल, चाहे आप किसी भी स्टोर में जा रहे हो, कहीं पे भी आप जा रहे हो, तो सेंट्रली एयर कंडीशन होते हैं। यहाँ का सिस्टम क्या होता है कि अगर आप बाहर उतर रहे हो, मतलब खुले में घूम रहे हो, तो -10 है तो -10 है। लेकिन आप जैसी बिल्डिंग में आओगे तो टेम्परेचर 20-25 मेंटेन रहता है। तो आप बिल्डिंग के अंदर नॉर्मली टी शर्ट में घूम रहे होगे,
हम घर के अंदर विंटर्स में, जैसे अभी की आप देखो जैकेट पहन के बैठे हैं, मैं 3-4 लेयर में कवर होके बैठा हूँ, जबकि यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है, अभी यहाँ पे 10-12 डिग्री हो रखा है दिल्ली में। तो बस यही डिफरेंस होता है कि आप जब तक किसी भी रूम के अंदर हो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे बाहर कितनी भी बर्फ पड़ रही हो। हाँ, जब आप बाहर उतरते हो तो उसमें क्या होता है कि आपको -10 -20 के हिसाब से जैकेट मिल जाती, तो आपको 3 लेयर 4 लेयर पहनोगे, आप -10 20 वाला जैकेट पहनोगे तो आपको काफी हद तक बचा देता है। तो आपको इतना पता नहीं चलता, क्योंकि मैं भी विंटर्स में इन सब कंट्रीज में रहा हुआ हूँ, तो आप इजिली एडजस्ट कर पाते हो। बाकी अगर पूरे साल की बात करें तो नॉर्मल अच्छी गर्मियां पड़ती हैं, बहुत सारे मौसम होते हैं वहां पे भी, तो बच्चों को ओवरऑल पूरे साल में बहुत मजा आता है। विंटर्स में भी ज्यादातर बच्चे एंजॉय करते हैं, क्योंकि बर्फ से आपको या ठंड से आपको जूझना तभी है जब आप ओपन में चल रहे हो। अच्छा शोभित, किर्गिस्तान में इंटेक्स कितने हैं और कब कब है? ऑलराइट, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट बड़ा इंटेक होता है वो तो होता है सितंबर अक्टूबर इंटेक, और इसमें बहुत सारे बच्चे इंडिया के मिस आउट कर जाते हैं। इसका रीजन क्या है कि नीट का रिजल्ट आया, फिर काउंसलिंग स्टार्ट हुई, फिर काउंसलिंग जब तक खत्म होती है बहुत बच्चे वेट करते रहते हैं कि शायद सीट मिल जाए, शायद सीट मिल जाए। सबका पहला प्रेफरेंस इंडिया ही होता है। तो सितंबर अक्टूबर तक ने आपने एडमिशन ही नहीं लिया तो अब आपको क्या 1 साल वेट करना पड़ेगा? नहीं। देखो, किर्गिस्तान में एक चीज अच्छी है कि आपको मार्च इंटेक मिल जाता है। सभी यूनिवर्सिटीज में नहीं होता है, लेकिन ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में होता है। जैसे IMU में भी आपको मार्च इंटेक मिलता है। तो अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो फॉर एनी रीजन सितंबर अक्टूबर इंटेक में नहीं जा पाया, चाहे बजट कंस्ट्रेंट हो, चाहे आप इंडिया में एडमिशन सोच रहे हो, चाहे पासपोर्ट ना मिला हो, तो कोई भी XYZ रीजन हो, तो आप क्या कर सकते हो, आप मार्च इंटेक में एडमिशन लेके जा सकते हो। आपका फर्स्ट सेमेस्टर मार्च में स्टार्ट होगा, तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। यही चीज आपको जॉर्जिया में भी मिल जाती है, यही चीज आपको कजाकिस्तान की भी कुछ यूनिवर्सिटीज मिल जाती है। रशिया में ज्यादातर यूनिवर्सिटीज में तो आपको एक ही इंटेक मिलता है सितंबर वाला, तो मार्च इंटेक नहीं होता वहां पे। तो मतलब जिस स्टूडेंट ने नीट एग्जाम दिया था 2024 में, राइट, वो क्वालिफाई कर चुका, राइट, बट ड्यू टू काउंसलिंग वो भी जा नहीं पाया, राइट, राइट, तो वो स्टूडेंट भी अभी हमारे पे आके एंड मार्च में जा सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बिल्कुल आप जानती हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी आ चुके हैं, अलग अलग कंट्रीज के लिए आए हुए हैं। किर्गिस्तान के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरेस्टेड हैं यहाँ पढ़ाई करने के लिए, तो बिल्कुल आप आ सकते हो, आप एडमिशन ले सकते हैं यहाँ पे। आई होप कि आप लोगों की जितने कॉमन क्वेश्चंस होते हैं काउंसलिंग को लेके, MBBS इन किर्गिस्तान या बाकी डेस्टिनेशंस को लेके, हमने काफी हद तक कवर करे। एंड अगर आपको और कोई क्वेश्चंस हैं और कोई डाउट्स है, यू कैन ईदर रीच आउट टू अस ऑन दीज नंबर्स, या आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।